वेलकम टू हाई लोकल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Adoption under Hindu law. Adoption in the modern sense can be defined as transplantation of a person, boy or a girl, from the family in which he or she is born to another family where he is given by natural parents. इसका क्या मतलब हुआ कि अडॉप्शन का मतलब मॉडर्न सेंस में ऐसा है कि जहाँ पर एक पर्सन को ट्रांसप्लांट किया जाता है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, उस फैमिली से जहाँ पर उसका जन्म हुआ है, टू अनदर फैमिली यानी दूसरी फैमिली जहाँ पर उसे दिया जाता है बाय हिज और हर नेचुरल पेरेंट्स। अब बात करते हैं कि इस एक्ट के पहले यानी हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के पहले क्या पोजीशन थी हिंदू लॉ में। सो prior to the position of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, there was no clarity in law governing adoption. तो उस वक्त लॉ में कोई भी क्लैरिटी नहीं थी कि किस प्रकार से अडॉप्शन किया जाएगा। There were many customary laws on the issue. इसके संबंध में बहुत सारे customary laws थे। And only boys can be given in adoption and not the girls. तो अडॉप्शन में केवल बॉयज को दिया जा सकता था बिफोर हामा, एंड गर्ल्स को नहीं दिया जा सकता था। नाउ पोजीशन आफ्टर हामा मतलब इस एक्ट के बाद क्या पोजीशन हो गई। द प्रेजेंट एक्ट ब्रिंग्स अबाउट रेडिकल चेंजेस इन लॉ ऑफ एडॉप्शन। इट ब्रिंग्स आउट द सेक्युलर एस्पेक्ट ऑफ द लॉ। मतलब कि इस एक्ट के आने के बाद बहुत सारे ही चेंजेस हुए लॉ ऑफ एडॉप्शन में, एंड इसने एक सेक्युलर एस्पेक्ट भी लाया लॉ का, यानी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन किसी भी बच्चे को गोद लिया जा सकता है। एडॉप्शंस टू बी रेगुलेटेड बाय दिस एक्ट। तो सेक्शन 5 इस एक्ट का बताता है कि जो भी अडॉप्शंस होंगे वो हमारे इस एक्ट के थ्रू गवर्न किए जाएंगे। Section 5 provides that no adoption shall be made after the commencement of this act by or to a Hindu except in accordance with the provision of this act। मतलब कि सेक्शन 5 के सेक्शन 5 इस एक्ट का ये बोलता है कि इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद कोई भी हिंदू ना ही अडॉप्शन में दे सकता है या किसी बच्चे को अडॉप्शन में ले सकता है, अनलेस अनटिल इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो ऐसा करता है, तभी ऐसा हो सकता है। Adoption made in contravention of the provisions of the act shall be void। अगर कोई भी adoption इस एक्ट के प्रोविजंस के कॉन्ट्रावेंशन में होता है यानी उसके विरुद्ध होता है, तो ऐसा कोई भी adoption void होगा। A void adoption shall neither create any rights in the adoptive family nor destroy the rights of any person in the family of his or her birth। यानी कि जो void adoption होगा वो ना ही कोई राइट्स क्रिएट करेगा ऐसी फैमिली के ऊपर जो कि अडॉप्टिव फैमिली है, ना ही कोई ऐसे राइट्स डिस्ट्रॉय करेगा उस फैमिली के जो नेचुरल फैमिली है या बाय बर्थ जहाँ पर बच्चा जन्म लिया था, तो उसके राइट्स भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे अगर वो एक वॉइड अडॉप्शन है तो। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड अडॉप्शन। अब देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड अडॉप्शन क्या है। फर्स्टली द पर्सन अडॉप्टिंग हैज द कैपेसिटी एंड आल्सो द राइट टू टेक एन अडॉप्शन। जो व्यक्ति अडॉप्ट कर रहा है उसके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए और राइट होना चाहिए अडॉप्शन में लेने का। ये सेक्शन 7 और 8 में लिखा हुआ है। देन द पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन हैज द कैपेसिटी टू डू सो। जिस बच्चे को अडॉप्शन में दिया जा रहा है जिस व्यक्ति के द्वारा, तो वो पर्सन जो है वो केपेबल होना चाहिए। यानी फर्स्ट वाले में हमने देखा किसकी कैपेबिलिटी जो कि अडॉप्ट कर रहा है, और सेकेंड वाले में उसकी कैपेबिलिटी जो अडॉप्शन में बच्चे को दे रहा है। देन द पर्सन अडॉप्टेड इज केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन द अडॉप्शन। थर्ड पॉइंट बोलता है कि जो बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है वो भी केपेबल होना चाहिए कि उसका अडॉप्शन किया जा सके। एंड फोर्थली इसमें लिखा हुआ है द अडॉप्शन इज मेड इन कंप्लायंस विद द अदर कंडीशन। कुछ बाकी भी कंडीशंस हम पढ़ेंगे, उनके कंप्लायंस में ही अडॉप्शन किया जा सकता है। तो फर्स्ट 3 सेक्शंस जो है वो कैपेसिटी के बारे में बताते हैं, लास्टली जो है हमारा पॉइंट वो बताता है अदर कंडीशंस के कंप्लायंस के बारे में। अब इसके बाद आते हैं कैपेसिटी ऑफ अ मेल एंड फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। तो ये जो चीजें दी हुई हैं ये दी हुई हैं सेक्शन 7 एंड 8 में। So section 7 provides for the capacity of a Hindu to take an adoption and section 8 provides for the capacity of a female Hindu to take an adoption.
Section 7 provides that any Hindu who is of sound mind and is not a minor has the capacity to take a son or a daughter in adoption. यानी कि सेक्शन 7 ये प्रोवाइड करता है कि जहाँ पर जो मेल हिंदू है वो साउंड माइंड का है और वो माइनर नहीं है यानी कि मेजर है, तो उसको केपेबल माना जाएगा कि वो किसी भी सन को या डॉटर को अडॉप्शन में ले सकता है। बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस। अब वो कंडीशंस क्या क्या है? इफ ही हैज अ वाइफ लिविंग ही शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ अनलेस। तो अगर उसकी वाइफ जो है वो जीवित है तो उन वो बच्चे को अडॉप्ट उनकी कंसेंट के बगैर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस है, जैसे कि if the wife has completely and finally renounced the world, and if she has ceased to be a Hindu, or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind। तो अगर इन सभी सिचुएशंस में यानी कि अगर जो वाइफ है उन्होंने वर्ड रिनाउंस कर दिया है, अ, यानी कि वो सन्यासी बन गई हैं या किसी रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गई हैं और वर्ल्ड को उन्होंने छोड़ दिया है, तो उस केस में या फिर अगर वो कन्वर्ट हो गई हैं, हिंदू ही नहीं रही हैं, या फिर अगर वो डिक्लेयर हो गई हैं किसी कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाली कोर्ट के द्वारा कि वो अनसाउंड माइंड माइंड की हैं, तो ये दिया हुआ है प्रोवाइजो सेक्शन 7 के में। तो अगर ये तीनों सिचुएशन है तो वहां पर वाइफ की जो कंसेंट है अडॉप्शन के टाइम पे वो लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इफ अ पर्सन हैज मोर देन वन वाइफ, अगर किसी व्यक्ति की एक से ज्यादा वाइफ है एट द टाइम ऑफ द अडॉप्शन द कंसेंट ऑफ ऑल द वाइफ्स इज नेसेसरी unless the consent of any one of them is unnecessary for any of the reasons specified in the preceding provision। यानी कि अगर एक पर्सन की वाइफ एक से ज्यादा अडॉप्शन के टाइम पे जीवित है, यानी कि आपको पता ही है कि जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसके पहले हिंदू लॉ में भी बाइगनी चलती थी, तो हो सकता है कि अगर किसी की शादी उस एक्ट के पहले हुई हो तो उनकी दो शादियां हो या एक से ज्यादा शादियां हो। तो उस केस में अगर किसी व्यक्ति की एक से ज्यादा वाइफ है और वो व्यक्ति अडॉप्शन कर रहा है, तो उस केस में सभी वाइफ्स की कंसेंट नेसेसरी होगी अनलेस एंड अनटिल जो हमने तीन सिचुएशन पढ़ी रिनाउंसमेंट की या सीज टू बी हिंदू की या अनसाउंड माइंड वाली, अगर वो ना हो तो। Section 8 provides that any female Hindu who is of sound mind and is not a minor has the capacity to take son or daughter in adoption। सेक्शन 7 में मेल हिंदू का अडॉप्शन लेने का अधिकार बताया गया है एंड सेक्शन 8 में फीमेल हिंदू का अडॉप्शन में लेने का जो कैपेसिटी है वो बताई गई है। सेम ही कंडीशन है कि साउंड माइंड और मेजोरिटी की अगर फीमेल हिंदू है तो वो अडॉप्शन ले सकती हैं। इफ शी हैज अ हस्बैंड लिविंग शी शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि अगर उनका हस्बैंड जीवित है तो उस केस में उन्हें उनकी भी कंसेंट लेनी पड़ेगी अनलेस वही तीन कंडीशन कि उनके हस्बैंड ने यहाँ पर वर्ड रिनाउंस ना कर दिया हो या फिर वो कन्वर्ट ना हो गए हो या फिर किसी कोर्ट ने उन्हें अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर ना कर दिया हो। अब कैपेसिटी ऑफ पर्सन टू गिव एन अडॉप्शन, अडॉप्शन में बच्चे को कौन देगा? अभी तो हमने देखा 7 और 8 में कि हिंदू मेल या फीमेल हिंदू ले सकती है अडॉप्शन में, पर अडॉप्शन में देगा कौन? तो वो दिया हुआ है सेक्शन 9 में। सो section 9 provides that no person except the father or the mother or the guardian of the child shall have the capacity to give the child an adoption। तो सेक्शन 9 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि फादर है, मदर है या गार्डियन है, केवल वही अडॉप्शन में बच्चे को दे सकता है, उसके अतिरिक्त कोई भी नहीं दे सकता। फादर और द मदर shall have equal right to give a son or daughter in adoption। तो जो फादर होंगे या मदर होंगे उनको बराबरी का अधिकार होगा बच्चे को या बच्ची को अडॉप्शन में देने का। Such right shall be exercised by either of them only with the consent of the other। लेकिन जो ये अधिकार होगा वो इक्वली उनके द्वारा एक दूसरे के कंसेंट के बगैर नहीं एक्सरसाइज किया जा सकता। अनलेस वन ऑफ देम, अगेन वही थ्री कंडीशंस कि किसी एक पार्टनर ने अगर वर्ड रिनाउंस कर दिया है, सीज्ड हो गए हैं हिंदू रिलीजन से, या फिर कोर्ट ने उन्हें अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है, देन इन दैट केस कंसेंट आवश्यक नहीं होगी। The guardian of the child may give the child in adoption with the previous permission of the court in the following circumstances। ये तो हमने मदर और फादर का देखा, लेकिन अगर गार्डियन है तो वहां पर गार्डियन चाइल्ड को प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट के बाद ही फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस में अडॉप्शन में दे सकता है।
तो फर्स्ट कंडीशन है वेयर बोथ फादर एंड मदर आर डेड, अगर बच्चे के फादर एंड मदर दोनों की डेथ हो चुकी है। दे हैव कम्प्लीटली और फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, या तो उन्होंने वर्ल्ड रिनाउंस कर दिया है, और दे हैव अबेंडन द चाइल्ड, या तो उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया है, या फिर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो पेरेंट्स हैं वो अनसाउंड माइंड के हैं, या फिर वेयर द पेरेंटेज ऑफ द चाइल्ड इज अननोन, या फिर अगर बच्चे के पेरेंट्स कौन है इसकी ही जानकारी नहीं। द कोर्ट बिफोर ग्रांटिंग परमिशन विल टेक इनटू कंसिडरेशन द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, यानी कि कोर्ट जब भी अडॉप्शन में बच्चे को देगी तो वो सबसे पहले कंसीडर करेगी कि बच्चे का वेलफेयर यानी बच्चे का भला अडॉप्शन में है या नहीं है, ये चीजें वो जरूर देखेगी। पर्सन हु में बी अडॉप्टेड, सेक्शन 10 बात करता है कि किन लोगों को अडॉप्ट किया जा सकता है। So section 10 lays down that the person must fulfill the following conditions to be eligible for adoption. तो पहली कंडीशन क्या है? He or she is a Hindu. Of course हम हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जिस बच्चे का या बच्चे का अडॉप्शन होगा उसे हिंदू होना चाहिए। Secondly, he or she has not already been adopted. उसका पहले से अडॉप्शन नहीं हुआ जा चुका होना चाहिए। Thirdly, he or she has not been married unless there is a custom or usage applicable to the parties permits persons who are married being taken in adoption, यानी कि उस व्यक्ति की शादी नहीं हुई होनी चाहिए अनलेस कोई ऐसा कस्टम है या यूसेज है जो अप्लाई होता है उन पार्टीज पर और जो परमिट करता है कि मैरिड लोगों का भी अडॉप्शन किया जा सकता है। तो जनरल रूल क्या है कि मैरिड लोगों का अडॉप्शन वैसे नहीं होगा। Fourthly, he or she has not completed the age of 15 years unless there is a custom or applicable or usage applicable to the parties which permits person to have completed the age of 15 years taken in adoption. फोर्थ कंडीशन ये है कि जिसका अडॉप्शन लिया जाना है वो 15 ईयर्स से नीचे का हो अनलेस अनटिल कस्टम अलाउ करते हो कि 15 ईयर्स से ऊपर के व्यक्ति का भी अडॉप्शन लिया जा सकता है। तो जनरल रूल ये रहेगा कि 15 ईयर्स तक के लोगों का ही अडॉप्शन हो सकता है। इसके अलावा कुछ अदर कंडीशंस हैं जो कि दी हुई है सेक्शन 11 में फॉर अ वैलिड अडॉप्शन। तो सेक्शन 11 प्रोवाइड्स दैट इन अ वैलिड अडॉप्शन द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फॉलोड। तो क्या क्या कंडीशन फॉलो की जानी चाहिए? फर्स्टली, इफ एनी अडॉप्शन इज ऑफ अ सन, अगर लड़के का अडॉप्शन है द अडॉप्टिव फादर और मदर मस्ट नॉट हैव अ हिंदू सन, मतलब कि तो जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं जो अडॉप्शन करने वाले हैं उस बच्चे का उनका ऑलरेडी एक हिंदू सन नहीं होना चाहिए। सन सन son's son, whether by legitimate blood relationship or by adoption, living at the time of adoption. तो यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि ना ही उनका हिंदू सन होना चाहिए, सन्स सन यानी कि उनका कोई पोता भी नहीं होना चाहिए, और सन्स सन्स सन यानी कि जो पर पोता है वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है और ये लेजिटिमेट ब्लड रिलेशन से हो या अडॉप्शन से हो, कोई भी ऐसा कोई भी बच्चा जीवित नहीं होना चाहिए। Now, if the adoption is of a daughter, the adoptive father or mother must not have a Hindu daughter, son's daughter, living at the time of the adoption. तो यहाँ पे वही सेम बात है कि अगर अडॉप्शन लड़की का होना है तो ना ही उनकी हिंदू डॉटर कोई लिविंग होनी चाहिए उस वक्त या सन्स डॉटर। ठीक है, यानी कि उनकी खुद की कोई बेटी नहीं होनी चाहिए या फिर उनके बेटे की कोई बेटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे दो ही पीढ़ियां इंक्लूडेड है, लेकिन जो हमने लड़के वाला देखा उसमें तीन पीढ़ियां इंक्लूडेड है। ठीक है, सन्स सन, हिंदू सन, सन सन एंड सन्स सन्स सन, यानी कि थर्ड जनरेशन भी आ गई, लेकिन गर्ल वाले केस में दो ही जनरेशन। नेक्स्ट कंडीशन है इफ द अडॉप्शन इज बाय अ मेल एंड द पर्सन टू बी अडॉप्टेड इज अ फीमेल, द अडॉप्टिव फादर इज एट लीस्ट 21 ईयर्स ओल्डर देन द पर्सन टू बी अडॉप्टेड। तो अगर जो अडॉप्शन किया जाना है वो व्यक्ति मेल है और जिस व्यक्ति का अडॉप्शन किया जाना है वो फीमेल है, तो जो अडॉप्टिव फादर होगा वो कम से कम 21 साल बड़ा होना चाहिए उस पर्सन से जिसका अडॉप्शन हो रहा है। ठीक है, तो 21 ईयर्स का एज गैप वहां पर होना चाहिए। देन सेम कंडीशन फीमेल के केस में भी है कि अगर कोई फीमेल है वो अडॉप्ट कर रही है किसी मेल को, तो दोनों के बीच में अडॉप्टिव मदर और जो अडॉप्टिव सन है उनके बीच में एटलीस्ट 21 ईयर्स का एज गैप होना चाहिए। द सेम चाइल्ड मे नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय टू और मोर पर्सन, एक ही बच्चे का अडॉप्शन साइमल्टेनियसली दो या दो से ज्यादा लोग नहीं कर सकते। एंड सिक्स पॉइंट बोलता है द चाइल्ड to be adopted must be actually given and taken in adoption by the parents or guardian
concerned or under their authority with intent to transfer the child from the family of its birth. कहने का मतलब जिस बच्चे का अडॉप्शन हो रहा है उसे एक्चुअली दिया जाना चाहिए और लिया जाना चाहिए अडॉप्शन की प्रोसेस में by the parents or guardian concerned or under their authority with intent to transfer the child from the family of its birth or in the case of an abandoned child. तो जहाँ पर जनरल रूल सिंपल सी बात है जहाँ पर बच्चे का अडॉप्शन हो रहा है तो वहां पर उसे उसके पेरेंट गार्डियन या जिसके भी अथॉरिटी के अंडर में वो है उसके द्वारा दिया जाना चाहिए और ये विद इंटेंशन होना चाहिए उसके ट्रांसफर के लिए उस फैमिली के पास जहाँ पर उसका अडॉप्शन होना है उस फैमिली के पास जाना चाहिए फ्रॉम द फैमिली ऑफ इट्स बर्थ। और अगर अबैंडन चाइल्ड का केस है या फिर जिस चाइल्ड का पेरेंटेज नहीं पता ऐसा कोई केस है तो फिर जहाँ पर उसको रखा गया है या फिर जहाँ पर उसको ब्रॉट अप किया गया है जब तक वो अभी था वहां से जहाँ वो जा रहा है उनकी अडॉप्टिव फैमिली के पास वहां ट्रांसफर किया जाना चाहिए। एंड एक कंडीशन और है द परफॉर्मेंस ऑफ दत्ता होमम The performance of Datta Homan shall not be essential to the validity of an adoption। तो एक तरीके का एक्ट होता है दत्ता होमन जो अडॉप्शन के टाइम पे किया जाता है। तो ये कंडीशन अगर ये नहीं भी परफॉर्म होता है तो उसकी वजह से अडॉप्शन जो है वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा। इट इज नॉट एसेंशियल कंडीशन। ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन पे सेक्शन 12। तो ये बोलता है सेक्शन 12 प्रोवाइड्स दैट एन अडॉप्टेड चाइल्ड शैल बी डीम्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ हिज और हर अडॉप्टिव फादर और मदर फॉर ऑल पर्पसेस विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन। तो जो अडॉप्टिव चाइल्ड है वो माना जाएगा किसका बच्चा अपने अडॉप्टिव फादर और मदर का किस डेट से जो डेट ऑफ अडॉप्शन रहेगी उस डेट से। From the date of adoption, all the ties of the child in the family of his or her birth shall be deemed to be severed and replaced by those created by the adoption in the adoptive family। तो डेट ऑफ अडॉप्शन से जितने भी टाइज हैं बच्चे की ओरिजिनल फैमिली यानी जहाँ पर उसका बर्थ हुआ था उस फैमिली से वो सारे टाइज टूट जाएंगे और उसे रिप्लेस कर लेगी जो अडॉप्टिव फैमिली है यानी जितने भी रिलेशंस हैं जो अडॉप्टिव फैमिली वाले होंगे वो आ जाएंगे रिप्लेस करके। बट इस सेक्शन में कुछ लिमिटेशंस भी हैं उनको भी देख लेते हैं। The child cannot marry any person whom he or she could not have married if he or she had continued in the family of his or her birth। कहने का मतलब जो चाइल्ड की ओरिजिनल फैमिली है सिर्फ इस वजह से कि उसका अडॉप्शन हो गया है और अब वो उसकी ओरिजिनल फैमिली का हिस्सा नहीं है इस वजह से अपनी उस फैमिली के किसी भी सदस्य से वो शादी नहीं कर सकता। अगर वो उसी फैमिली का हिस्सा होता ओरिजिनल फैमिली का तो अगर वो उस व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता था मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी कोई रियल सिस्टर है और अब वो उसका अडॉप्शन हो गया तो रियल सिस्टर से उसका टाई टूट चुका है। तो चूंकि वो अडॉप्टिव सन हो चुका है दूसरी फैमिली का तो इससे ये नहीं होगा कि जो उसकी रियल सिस्टर है रियल पेरेंट्स वाली जो उसके रियल घर में रह रही है बर्थ वाले घर में तो वो उनसे शादी कर सकता है क्योंकि वो सपिंडा या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ जाएगा। तो उनसे वो ओरिजिनली भी शादी नहीं कर सकते थे तो अडॉप्शन के बाद भी वो उनसे शादी नहीं कर सकते। Then, any property which vested in the adopted child before the adoption shall continue to vest in such person, subject to the obligation including the obligation to maintain relatives in the family of his or her birth। कहने का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जो वेस्ट कर चुकी है अडॉप्टेड चाइल्ड में अडॉप्शन के पहले तो वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगी उस पर्सन पे वेस्ट करना और उन ऑब्लिगेशंस के साथ में अगर वो ऑब्लिगेशन इंक्लूड करते हैं कि उस फैमिली के रिलेटिव्स को उसके थ्रू मेंटेन करना है उनके बर्थ से। तो मतलब कहने का कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर अडॉप्शन के पहले ही वेस्ट हो चुकी है तो उसका सेम ही इफेक्ट रहेगा जैसा कि रहता अगर अडॉप्शन नहीं भी हुआ होता तो भी। थर्ड पॉइंट बोलता है द adopted child shall not divest any person of any state which vested in him or her before the adoption। यानी कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड है किसी भी इस एस्टेट में जो कि उसके अडॉप्शन से पहले ही उसमें वेस्ट हो चुकी है तो केवल इस वजह से उसका इंटरेस्ट डाइवेस्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो अगर बेसिकली अगर हम इन दोनों पॉइंट को समझें तो अगर अडॉप्शन से पहले कोई चीज हो चुकी है तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अडॉप्शन का। सो सुप्रीम कोर्ट इन Basavarajappा वर्सेस Guru Basamma 2005 held that on adoption
Adoptee gets transplanted in adopting family with the same rights as that of the natural born son. कहने का मतलब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एडॉप्शन होता है तो जो एडॉप्टी है वो ट्रांसप्लांट हो जाता है एडॉप्टिंग फैमिली में सेम राइट्स के साथ जैसे कि वो वहाँ का नेचुरल बॉर्न सन है. तो adopted child becomes co-partner in joint Hindu family after severing all his ties with natural family. तो जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो को पार्टनर भी बन जाएगा जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी में जब उसके ओरिजिनल या नेचुरल फैमिली से सारे टाइज अलग हो गए. कुछ और important provisions हैं जैसे कि section 15 provides that adoption which has been validly made cannot be cancelled by any person nor the adopted child renounce his or her status and return to the family of birth. तो section 15 भी ये भी क्लियर कर देता है कि जो adoption valid था इस एक्ट के द्वारा उसे किसी भी परिस्थिति में किसी पर्सन के द्वारा कैंसिल नहीं किया जा सकता. इवन जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो भी अपना स्टेटस रिनाउंस नहीं कर सकता है और अपनी बर्थ वाली फैमिली के पास वापस नहीं जा सकता है. Section 16 provides for presumptions as to registered documents relating to the adoption. तो 16 में presumptions दिए हुए हैं registered document के संबंध में and 17 में prohibition of payment in consideration of adoption है यानी कि adoption से संबंधित किसी भी प्रक्रिया के लिए किसी भी प्रकार का जो consideration होता है वो prohibited होता है. आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.